हेलो मूवी राइडर्स, हम एक और अपनी नई मूवी के साथ हाजिर हैं। नए दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बराबर से पहुंचती रहे। और अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक तो बनता है ना। अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है, कभी कभी हम अपनी आँखों से जो देखते हैं वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो देख नहीं पाते। मूवी का नाम डायबॉलिक, ओरिजिनल नेम लेस डायबॉलिक्स है। ये 1955 में रिलीज्ड एक फ्रेंच साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। IMDb में इसकी रेटिंग 8 है, जो कि 50s के ज़माने की बेहतरीन फिल्म थी। दोस्तों, ये मूवी यूँ तो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन इसकी प्लॉटिंग और सस्पेंस आज के ज़माने के किसी भी मूवी से कम नहीं। मूवी के एंड तक इसने सस्पेंस को बरकरार रखा। फिल्म के डायरेक्टर है हेनरी जॉर्ज क्लूजॉट। कास्टिंग स्टार्स है पॉल मेरोसे एज मिस्टर माइकल डेलिसल, स्कूल प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट हेड, सिमोन सिग्नोरेट एज निकोल हॉर्नर, स्कूल टीचर और माइकल की मिस्ट्रेस, वेरा क्लूजॉट एज क्रिस्टीना डेलिसल, स्कूल ओनर और माइकल की वाइफ, चार्ल्स वेनेल एज एल्फ्रेड फिचेट, प्राइवेट डिटेक्टिव। पेरिस के ही एक मेट्रोपॉलिटन एरिया सेंट क्लाउड्स में एक सेकेंड रेटेड बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल होता है। स्कूल के मैनेजमेंट का काम मिस्टर माइकल डेलिसल संभालता है, जो कि बहुत ही क्रूर और निर्दय स्वभाव का होता है। लेकिन उसकी वाइफ क्रिस्टीना इस बोर्डिंग स्कूल की ओनर होती है। ये स्कूल उसके डैड ने उसे गिफ्ट की होती है। क्रिस्टीना पेशे से टीचर होती है और उसे कार्डियोमायोपैथिक नामक दिल की बीमारी होती है। निकोल इसी बोर्डिंग स्कूल की ही एक टीचर होती है। निकोल और माइकल का पहले से अफेयर रहा होता है, पर माइकल के स्कूल मैनेजमेंट को लेकर निकम्मेपन और अपनी बीवी क्रिस्टीना और मिस्ट्रेस निकोल दोनों के प्रति बुरे रवैये की वजह से उन दोनों को एक दूसरे से हमदर्दी हो जाती है। जिस तरह से माइकल ने निकोल को किसी चीज़ की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया था, और अब अपनी बीवी के ऊपर अत्याचार ही इन दोनों की दोस्ती का आधार बन जाता है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था, इसीलिए निकोल एक प्लान बनाती है इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए, और अपने इस प्लान में क्रिस्टीना को भी शामिल करती है। निकोल कहती है कल से 3 दिन का स्कूल वेकेशन शुरू होने वाला है, उन्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्रिस्टीना पहले प्लान में शामिल होने से मना कर देती है, लेकिन आखिरकार निकोल का साथ देने को तैयार हो जाती है। अगली सुबह क्रिस्टीना अपने पति माइकल को सोता छोड़ निकोल के कमरे में जाती है और दोनों अपना सामान लेकर सवेरे ही निकल पड़ते हैं। अब सुबह स्कूल में सभी बच्चे, टीचर्स अपने घर जा रहे होते हैं। माइकल का वार्डन से क्रिस्टीना के बारे में पूछने पे पता चलता है कि वो और निकोल साथ सवेरे ही कहीं चली गई है। दोनों निकोल के घर निरौट जा रहे होते हैं। रास्ते में निकोल क्रिस्टीना को बताती है कि वो अकेली रहती है, मगर ऊपर वाले फ्लोर में कुछ लोग किराए पे रहते हैं, लेकिन उससे प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। घर पहुंचते ही निकोल सबसे पहले माइकल को कॉल लगाकर क्रिस्टीना को देती है। क्रिस्टीना पहले बात करने से हिचकिचाती है, पर निकोल के हिम्मत देने पे वो माइकल से कहती है वो उससे डिवोर्स चाहती है। पेपर्स वो वेकेशन ख़त्म होते ही भिजवा देगी, और साथ ही दहेज में मिला ये स्कूल पे भी माइकल का कोई हक नहीं होगा। माइकल ये सुनकर बौखला जाता है और कहता है वो कल ही उससे मिलने आ रहा है। अब निकोल बाज़ार से कुछ सामान ले आती है, एक विस्की की बोतल, बेहोशी की दवा और एक बड़ा प्लास्टिक का टेबल क्लॉथ। दरअसल वो दोनों माइकल को मारने का प्लान कर रहे होते हैं। क्रिस्टीना बहुत डर रही होती है, उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो किसी के मर्डर की प्लानिंग करेगी। वो बार बार निकोल से कहती है वो ये नहीं कर पाएगी। निकोल कहती है अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। वो आज उसे नहीं मारेगी तो कल वो उसे ही मार देगा। माइकल को उससे कोई प्यार नहीं, उसे सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। फिर किसी तरह क्रिस्टीना खुद को संभालती है। माइकल पहुंचने वाला होता है और निकोल ऊपर फ्लोर पे रह रहे किराएदारों के पास चली जाती है, ताकि उनके पास एलिबाई रहे। और यहाँ क्रिस्टीना घबराई हुई होती है कि तभी डोरबेल बजती है। दरवाजे पे माइकल होता है। वो क्रिस्टीना से अपना सामान पैक करने को कहता है, वो उसे यहाँ से ले जाने आया होता है। क्रिस्टीना मना करते हुए कहती है उसने एक लॉयर हायर किया है और अब जो भी बात करनी है वो लॉयर ही करेगा। माइकल गुस्से से कहता है कि निकोल एक झूठी औरत है और उसी ने उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें भरी है।
क्रिस्टीना जवाब में कहती है, उन दोनों का अफेयर तो झूठा नहीं है। माइकल क्रिस्टीना से झूठी हमदर्दी और प्यार जताता है ताकि क्रिस्टीना उसे डाइवोर्स ना दे, क्योंकि इससे वो सारे प्रॉपर्टी भी माइकल के हाथों से चली जाएगी। क्रिस्टीना के ना मानने पे माइकल गुस्से में निकोल से बात करने जाने ही वाला होता है कि क्रिस्टीना उसे रोकते हुए कहती है उसने लॉयर वाली बात झूठ बोली थी, पर यह बात सच है कि वो उसे डाइवोर्स चाहती है। माइकल फिर से उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फुसलाने लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पे रखी एक महंगी विस्की पे पड़ती है और वो ग्लास में विस्की डालने लगता है। तभी क्रिस्टीना उसे शराब पीने से रोकने की कोशिश में शराब माइकल के कोट पे गिर जाता है और वो गुस्से से क्रिस्टीना को थप्पड़ मारता है। शायद क्रिस्टीना माइकल को मारने का मन बदल देती, लेकिन उसके इस हरकत से वो बहुत जलील महसूस करती है। फिर वो उसे ग्लास पे ग्लास विस्की पिलाती जाती है और थोड़ी देर बाद माइकल बेहोश हो जाता है। यहाँ बाथरूम के पीछे के दरवाजे से निकोल आ जाती है और बाथ टब को पानी से भरने लगती है। फिर दोनों माइकल को बाथ टब में डुबो के उसे मौत की नींद सुला देते हैं और डेड बॉडी को उसी प्लास्टिक टेबल क्लॉथ से ढक देते हैं। अगले दिन डेड बॉडी को ट्रंक में डालकर किराएदार की मदद से अपनी कार में लोड करते हैं। 10 से 12 घंटे के ड्राइव के बाद तकरीबन आधी रात को स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल के पीछे गंदी स्विमिंग पूल में माइकल की लाश को फेंक देते हैं, जिससे कि अगली सुबह जब लाश तैरकर ऊपर आ जाए तो ऐसा लगे कि शायद शराब पीकर डूबने से उसकी मौत हो गई। अगले सुबह दोनों अपने रूम की खिड़की से लाश के ऊपर आने का इंतज़ार करते हैं। स्कूल में भी सब यही बात कर रहे होते हैं कि वेकेशन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन प्रिंसिपल माइकल ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। दोपहर की क्लास लेते वक्त क्रिस्टीना की नज़र लगातार पुल पे होती है और एक पल के लिए स्वीपर को पुल के पास खड़ा देख उसे लगता है कि शायद लाश उसे दिख गई हो, पर ऐसा नहीं होता। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन लाश ऊपर नहीं आती। यहाँ क्रिस्टीना की हालत बिगड़ने लगी, उसे डर लगने लगता है। रात में दोनों प्लान करते हैं अगर लाश खुद से ऊपर नहीं आई तो पुल साफ़ करने के बहाने से पुल का पानी निकलवाना होगा। लंच टाइम पे बच्चे पुल के आसपास खेल रहे होते हैं, तभी उनकी बॉल पुल में गिर जाती है। क्रिस्टीना और निकोल वहीं मौजूद होते हैं। बच्चे पुल के आसपास खड़े होकर बॉल निकालने की कोशिश करते हैं। तभी निकोल को एक आइडिया आता है और वो किसी तरह एक चाबी पुल में फेंक देती है और उन्हीं में से एक लड़के को चाबी निकालने को कहती है। लड़का पुल के अंदर जाता है, पर पुल बहुत ही गंदा होने की वजह से उसके हाथ चाबी तो नहीं पर मिस्टर डिलेसेल की लाइटर लगती है, जिसे देख दोनों के दिल सहम जाते हैं और तभी चाबी निकलवाने के लिए पुल खाली करने का ऑर्डर दिया जाता है। पुल को खाली कर दिया जाता है। क्रिस्टीना पुल में झांकने के लिए दौड़कर पुल के पास जाती है और नीचे देखते ही बेहोश हो जाती है। माइकल की लाश पुल में नहीं होती। डॉक्टर को फ़ौरन बुलाया जाता है और क्रिस्टीना के दिल की हालत बहुत नाजुक बताई जाती है। उसे किसी भी तरह का कोई शौक ना लगे, इस बात का ध्यान रखने को कहा जाता है। रात में निकोल क्रिस्टीना के रूम में आती है और अपनी बेचैनी को जाहिर करती है। लाश आखिर ऐसे कहाँ जा सकती है? लाश को स्विमिंग पूल में ही होना चाहिए। गार्डन, बेसमेंट, एटिक सब जगह छान मारा, लेकिन लाश कहीं भी नहीं मिली। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि तभी स्कूल का एक हेल्पर आकर उन्हें मिस्टर डिलेसेल का ड्राई क्लीनिंग से आया सूट देने आता है। दोनों वो सूट देखकर चौंक जाते हैं। ये वही कपड़े थे जो माइकल ने मरते वक्त पहने थे। निकोल के पूछने पे कि इसे किसने डिलीवर किया, वो कहता है कोई लड़का था, उसे मिस्टर डिलेसेल का फ़ोन आया था कपड़े जल्दी भिजवा देने के लिए। ये सुनकर दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। दोनों उस ड्राई क्लीनिंग शॉप पे पता लगाने जाते हैं। शॉप लेडी लड़के के बारे में बताती है और वो गलती से एक चाबी छोड़ गया, क्या उसे वापस कर देंगे कहती है। वो चाबी ईडन होटल रूम नंबर 9 की होती है। अब दोनों होटल के नीचे खड़े होते हैं। क्रिस्टीना इंसिस्ट करती है कि वो अकेले ही उस ब्लैकमेलर का सामना करना चाहती है। रूम पहुंचकर देखती है रूम बिल्कुल साफ़ होता है, जैसे कोई रहा ही ना हो उस कमरे में। तभी बाथरूम से रूम सर्विस का एक आदमी निकल कर आता है। क्रिस्टीना पूछती है ये कमरा मिस्टर डिलेसेल के नाम से बुक्ड है, क्या उसने कभी उन्हें यहाँ देखा है? वो कहता है नहीं, बड़ा ही अजीब कस्टमर है, ना तो उसने कभी बेड यूज़ किया और ना ही उसका कोई सामान है। यहाँ तक कि उसे ना ही डे गार्ड ने देखा है और ना ही नाइट गार्ड ने। ऐसे लोगों की जगह इस दुनिया से परे है।
स्कूल वापस पहुंचकर दोनों में फिर से बहस हो जाती है। दोनों एक दूसरे की गलती बताने लगते हैं। क्रिस्टीना निकोल की गलती बताती है, उसने ही सब प्लान किया था, जबकि निकोल कहती है उसने अपने पति को मारा है, वो तो सिर्फ मदद कर रही थी। बात इतनी गर्मा गर्मी तक पहुंच जाती है कि दोनों पुलिस को फ़ोन करने वाले होते हैं। फिर दोनों शांत होकर दिमाग से काम लेते हैं, जो हो चुका सो हो चुका। अगली सुबह क्रिस्टीना अपने आप को गिल्टी फील करती है और कन्फेशन के लिए पुलिस के पास जा रही होती है कि तभी निकोल उसे रोकते हुए कहती है, न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि पुलिस को एक बॉडी मिली है 3 दिन पहले सियान नदी में। लाश हमारे किए गए मर्डर से परफेक्ट मिलता है। पर वहाँ लाश कैसे पहुँची? क्रिस्टीना बॉडी आइडेंटिफाई करने मुर्दाघर पहुँचती है। थोड़ी बहुत इंक्वायरी के बाद डेड बॉडी को लाया जाता है, लेकिन वो उसके पति माइकल की नहीं होती। बाहर निकल के क्रिस्टीना टैक्सी लेती है, तभी एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर और प्राइवेट डिटेक्टिव एल्फ्रेड फिचेट आकर उसी टैक्सी में बैठता है, जो क्रिस्टीना को मुर्दाघर में आने के वक्त से नोटिस कर रहा था। न चाहते हुए भी क्रिस्टीना को टैक्सी शेयर करनी पड़ती है। वो कहता है उसे तो खुश होना चाहिए कि वो लाश उसके पति की नहीं थी। एल्फ्रेड के एफआईआर के बारे में पूछने पे क्रिस्टीना कहती है वो करवा लेगी। एल्फ्रेड कहता है वो उसकी मदद करना चाहता है, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 40 साल का उसका एक्सपीरियंस कभी खाली नहीं जाता। क्रिस्टीना घबरा जाती है। एल्फ्रेड क्रिस्टीना के साथ स्कूल पहुंचता है और वॉचमैन से थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद क्रिस्टीना उसे निकोल से परिचय करवाती है। एल्फ्रेड पूछता है स्विमिंग पूल का पानी क्यों निकाला गया है। निकोल बात संभालते हुए कहती है कि उसकी चाबी इसमें गिर गई थी। एल्फ्रेड कुछ और सवाल करता है, तभी क्रिस्टीना की तबीयत बिगड़ जाती है और निकोल बताती है कि वो दिल की मरीज़ है, उसे आराम करने दे। थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद एल्फ्रेड दोबारा मिलेगा कहकर चला जाता है। अगले दिन दोनों लॉन में टहल रहे होते हैं। वहाँ वो एक स्टूडेंट को सूखे पत्ते उठाते हुए देखते हैं। वो दोनों आकर उससे पूछते हैं वो अपनी क्लासरूम में क्यों नहीं है। वो कहता है उसने गुलेल से खेलते हुए खिड़की का शीशा तोड़ दिया, जिस वजह से प्रिंसिपल मिस्टर डेलेसेल ने उसे ये पनिशमेंट दी है। निकोल कहती है इसे झूठ बोलने की आदत है, लेकिन कॉरिडोर का शीशा सच में टूटा पाया जाता है और वो गुलेल भी प्रिंसिपल के ऑफिस में रखा होता है। दोनों इस वाक़े से घबरा जाते हैं। दोनों को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। ड्राई क्लीनिंग से मिस्टर डेलेसेल का सूट, वो डेड बॉडी का मिलना, डिटेक्टिव का मुर्दा घर में मौजूद होना, होटल में मिस्टर डेलेसेल नाम से कमरा बुक और अब इस बच्चे का माइकल को देखना, इतना सब कुछ इत्तेफाक कैसे हो सकता है। क्रिस्टीना की धड़कनें घबराहट से तेज़ होने लगती है। निकोल उसे इंजेक्शन देकर सुला देती है। वो अब परछाई की तरह क्रिस्टीना के साथ रहने लगती है। क्रिस्टीना की तबीयत अक्सर ख़राब रहने की वजह से स्कूल मैनेजमेंट की बागडोर निकोल के हाथों में आ जाती है। अगली सुबह स्कूल ईयरबुक के लिए फ़ोटो खींची जाने वाली होती है। क्रिस्टीना की तबीयत ख़राब होने की वजह से निकोल स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप फ़ोटो खिंचवाती है। थोड़ी देर में फ़ोटो डेवलप होकर आती है। फ़ोटो देखकर निकोल और क्रिस्टीना के होश उड़ जाते हैं। उसमें दोनों माइकल के अक्स को खिड़की से झांकते हुए देखते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। डॉक्टर के बार बार एहतियात बरतने के बावजूद क्रिस्टीना को एक के बाद एक शॉक लगते रहते हैं। निकोल कहती है वो यहाँ और नहीं रह सकती, उसे बहुत डर लग रहा है। वो क्रिस्टीना को भी अपने साथ चलने को कहती है, पर वो जाने से मना कर देती है। वो निकोल को भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने पति को मारने का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और निकोल भी वो स्कूल हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। रात में सोते वक्त क्रिस्टीना को बहुत बुरे ख्वाब आते हैं। उसकी सांसें फूलने लगती है, ऐसा लगता है जैसे उसका हार्ट फेल हो जाएगा। तभी उसकी आंख खुलती है और वो सामने डिटेक्टिव एल्फ्रेड को बैठा देख चौंक जाती है। एल्फ्रेड उसे बताता है उसके पति को उसने ढूंढ लिया है, वो जल्द ही यहाँ फिर से होगा। और अचानक क्रिस्टीना के मुंह से उसे मारने की बात निकल जाती है। फिर वो एल्फ्रेड को पूरी बात बताती है। 5 दिन पहले न्यूयॉर्क में उसने अपने पति को मारा था और उसे ट्रंक में भरकर यहाँ स्विमिंग पूल में फेंक दिया, ताकि लाश यहाँ मिलेगी तो कोई शक नहीं करेगा। एल्फ्रेड पूछता है न्यूयॉर्क में वो अकेली तो नहीं थी। फिर क्रिस्टीना बताती है निकोल भी उसके साथ थी। उसका और माइकल का अफेयर चलता था और उसने ही उसकी मदद की है माइकल को मारने में। एल्फ्रेड क्रिस्टीना को अच्छे से रेस्ट करने कहकर नीचे बाकी लोगों से पूछताछ करने चला जाता है और उसे बंकर से वो ट्रंक मिलता है जिसमें माइकल की लाश को लाया गया था। आधी रात को क्रिस्टीना देखती है कि माइकल के ऑफिस की लाइट ऑन है और वहाँ उसे किसी की परछाई नज़र आती है। वो हिम्मत जुटाकर ऑफिस जाती है। दरवाज़ा खुला हुआ होता है। अंदर से टाइपराइटर के चलने की आवाज़ आती है और जब
रूम में जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। टाइपराइटर के पास उसके पति का ग्लव्स और हैट रखा होता है और एक पेपर जिसमें उसके पति का नाम लिखा रहता है। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और वो डर से भागकर अपने रूम पहुंचती है। उसकी हालत काफ़ी बिगड़ जाती है और बाथरूम के टब में पड़ी उसके पति माइकल के तैरती हुई लाश देखकर उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वही अपना दम तोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। माइकल टब से उतरता है और रूम में निकोल की एंट्री होती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। माइकल कहता है इसके कमज़ोर हार्ट ने फेल होने में काफ़ी वक्त ले लिया, पर अब हम अमीर हो गए हैं, ये सब कुछ हमारा है। यह एक परफेक्ट मर्डर प्लानिंग तो थी, लेकिन निकोल और क्रिस्टीना की नहीं, बल्कि माइकल और निकोल की। माइकल दरवाज़ा बंद करने जाता है, लेकिन वहाँ डिटेक्टिव एल्फ्रेड खड़ा मिलता है, जो उन्हें 15 से 20 साल की सज़ा के लिए तैयार हो जाने को कहता है। अगले दिन पूरा स्कूल मैडम क्रिस्टीना के अचानक हुए मौत पे उदास होता है और उसकी मौत के साथ ही ये बोर्डिंग स्कूल भी बंद हो रहा होता है। सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स अपने अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं। तभी वो गुलेल वाला बच्चा एक बार फिर खिड़की का शीशा तोड़ता है। एक टीचर उसे कहता है स्कूल के आखिरी दिन भी उसने स्कूल का नुकसान कर दिया। बच्चा कहता है मैडम क्रिस्टीना ने उसे ये खेलने के लिए दिया है। टीचर कहता है इसकी झूठ बोलने की आदत कभी नहीं जाएगी, पर वो बच्चा जाते हुए दोहराता है उसने मैडम को देखा है, उसने उन्हें देखा है। दोस्तों, फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो का एक यादगार डायलॉग, ये शहर हमें जितना देता है बदले में कहीं ज़्यादा हमसे ले लेता है। फिल्म जगत के दो चमकते सितारे इरफान खान और ऋषि कपूर साहब आज सच में इतने ऊंचे हो गए कि वो इन आसमान के सितारों में शुमार हो गए। आप सब भी घर में रहे, सुरक्षित रहे और दुआओं में उन्हें याद रखें।